नमस्कार, योर स्टॉक्स देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। मेरे साथ ही मेरी सहयोगी भावना और अगले आधे घंटे रोज की तरह हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे और हमारे मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट आपके सवालों पर आपको राय देंगे। लेकिन उस सबसे पहले एक बार आपको बता देते हैं कि आप शो में हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका क्या रहेगा, तो देखिए बेहद ही आसान तरीका है। आप आसानी से हमें रीच कर सकते हैं। एक नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप फ़ोन करिए, एसएमएस करिए या व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी इस वक्त लाइव है, तो वहाँ पर भी जाकर आप अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे पृथ्वी फिनमांच के हरीश चौजारे। लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट चेक ले लेते हैं। मार्केट को देखें तो देखिए आज गिरावट के साथ ही बाजार में कारोबार होता हुआ आपको नजर आएगा। निफ्टी में फिलहाल 140 अंकों की गिरावट है। 25,812 के लेवल पे निफ्टी में कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पर भी 50 अंकों की गिरावट है। 60,700 के लेवल पे बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। हालांकि आज जब से ओपनिंग हुई है बाजार का मूड माहौल यहाँ पर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ ही नजर आ रहा है। एक बार निफ्टी के गेनर्स पर नजर डाल लेते हैं। हम देख रहे हैं श्रीराम फाइनेंस में 2% की तेजी है। बजाज फाइनेंस भी करीब 1.5% से ज्यादा की तेजी इस वक्त दिखा रहा है। आयशर मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई में भी आप देखेंगे 1 से 1.5% की तेजी है इस वक्त। वहीं निफ्टी के लूजर्स पर अगर एक बार नजर डालेंगे तो देखिए आज जो सबसे ज़्यादा दबाव बाजार पर बना रहे हैं वो आईटी पैक है। यहाँ करीब 4 से 5% की गिरावट इंडेक्स में है। रियल्टी शेयरों में दबाव है और उसी के चलते आप देखेंगे निफ्टी का टॉप लूजर भी इन्फोसिस है। 5% से ज़्यादा की गिरावट। टीसीएस 4.5% से ज़्यादा की गिरावट। विप्रो में भी करीब 4.5 से 5% की गिरावट। टेक महिंद्रा 4% से ज़्यादा की गिरावट और एचसीएल टेक यहाँ पर भी करीब 3.5% की गिरावट। तो देखिए निफ्टी के जो टॉप 5 लूजर्स है उसमें पूरे आईटी पैक के शेयर्स शामिल है। आज बाजार पर काफ़ी दबाव बना रहे हैं आईटी पैक के शेयर। और चलिए एक बार मार्केट ब्रेथ पर भी नज़र डाल लेते हैं। इस वक्त अगर बाजार की तरफ आप देखेंगे 877 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और जो डिक्लाइन का रेशो है वो काफ़ी बड़ा है। 1959 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। टेक्निकल चार्ट्स किस तरह के लग रहे हैं मार्केट्स के और किस तरह की क्लोजिंग हो सकती है वो भी समझ लेते हैं। हमारे साथ हरीश चौजारे जी जुड़ चुके हैं। हरीश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और मार्केट में देखिए आज गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। हालांकि 3 दिन अच्छी तेजी नजर आई, उसके बाद गिरावट नजर आ रही है और सबसे ज्यादा जो डेंट दिखा रहा है वो आईटी पैक से बाजार पर पड़ रहा है। निफ्टी के जो टॉप 5 लूजर्स है उसमें आईटी शेयर्स शामिल है। इस वक्त आप बाजार की चाल को किस तरह से देख रहे हैं और एक टेक आप आईटी सेक्टर पर भी दीजिएगा। गुड आफ्टरनून जी। बिल्कुल अगर देखा जाए तो लास्ट 2 दिन में हमने एक साइडवेज मूवमेंट देखने मिल रहा था। सबड्यूड था मार्केट्स कहीं ना कहीं जो गैप से साथ मार्केट्स ओपन हुए थे इस हफ्ते के शुरुआत में, तो वो अभी तक वो फिल नहीं किया था। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में उसी के जो गैप से फिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो इमीडिएट सपोर्ट से निफ्टी के लिए जो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, जो कि 25,780 के अराउंड है, तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स अच्छे सपोर्ट्स देखने मिल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से। जब तक इसके ऊपर है निफ्टी अभी भी पॉजिटिव सेटअप देखने मिल सकता है। तो आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने मिल सकता है सेकेंड हाफ में। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी ऑलमोस्ट सपोर्ट्स के आसपास आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कुछ वीकनेस ना देखने मिले यहाँ से। तो करंट लेवल से थोड़ा बहुत रिकवरी भी एंटिसिपेट किया जा सकता है सेकेंड हाफ में। ओवरऑल अगर देखा है तो बैंक निफ्टी में भी अगर देखा है तो बैंक निफ्टी में एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन है और बैंक निफ्टी में स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। हल्के से नेगेटिव साइंस देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में भी, जबकि निफ्टी में ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का डाउन है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। जिस तरीके से लेवल्स के ऊपर 60,400 के पास स्ट्रांग सपोर्ट बने हुए, उसके ऊपर कंटिन्यूसली होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने वही लेवल से रिकवरी होते हुए नजर आया था। तो ओवरऑल सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। हो सकता है कि थोड़ा जो भी है एक प्रॉफिट बुकिंग है, जो गैप फॉर्मेशन है टेक्निकली वो फिल कर रहा है मार्केट्स। तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद एक फिर से रनअप देखने मिल सकता है जल्दी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। बिल्कुल आपने सही बताया कि निफ्टी के लिए, निफ्टी में स्पेशली प्रेशर डाल रहा है आईटी सेगमेंट से। तो लगातार देखा है तो लास्ट 3 दिनों से लगातार एक डाउन टिक देखने मिल
रहा है आईटी स्टॉक्स में। जब से एआई का जो डिसरप्शन है उसके चलते एंटिसिपेशन से थोड़ा बहुत वीकनेस है। मुझे लग रहा है कि जब तक एक क्लैरिटी नहीं आती है तब तक थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल सकता है आईटी में। थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए आईटी में। फिलहाल मुझे लग रहा है कि थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए आईटी जब तक एक पूरा मामला सेटल नहीं होता है। तो उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि आईटी में फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। फिलहाल अवॉइड करने की बात एडवाइस रहेगी आईटी सेगमेंट में। राइट, तो फिलहाल आईटी सेक्टर में जो है वो अवॉइड करने की राय जो है वो दी जा रही है। आइए अब हम इस शो में कॉलर्स को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले कॉलर हैं सोनू। सोनू जी अपना सवाल पूछें। ऑलराइट, तो इसके अलावा भी हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ रहे हैं। सोनू जी का कॉल ड्रॉप हो गया है, लेकिन उनका जो सवाल है वो हमारे पास है। देखिए, उन्होंने कहा है कि उनके पास IREDA के करीब 900 शेयर है और उनकी जो बाइंग प्राइस है वो 244 रुपए है। ओवरऑल अगर इस स्टॉक पर नजर डालें तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक तो हालांकि देखिए अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन आज इसमें करीब 2% तक की गिरावट है। गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी है इस कंपनी में। सोलर, विंड, हाइड्रो, बाईपास, साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। क्या कुछ राय बन रही है सर इस पर आपकी? बिल्कुल, अगर लिस्टिंग के टाइम पे हमें एक शानदार लिस्टिंग देखने मिला था इसमें, उसके बाद भी एक अच्छा उछाल देखने मिला। ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस 310 के लेवल तक छुआ था जुलाई 2024 में। तो उसके बाद लगातार एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। अभी भी सेटअप देखा है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम इंटैक्ट है। हो सकता है कि थोड़ा और वीकनेस देखने मिले तो इमीडिएट बेस में सपोर्ट्स की बात करते हैं 120 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि 120 के ऊपर जब तक होल्ड है थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन 120 के नीचे भी चला है तो और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म का नजर है तो अभी भी बने रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ऊपर का बाइंग है तो सेटअप अभी फिलहाल सेलिंग का अवॉइड, सेलिंग तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन वेट एंड वॉच कर सकते हैं स्टॉक में थोड़ा टाइम के लिए। लेकिन 120 का शॉर्ट टर्म पे नजर आया तो 120 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है आईआरडीए में। ठीक है, 120 का एक सपोर्ट IRDA में यहाँ पर इस वक्त नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को शो में शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश जी हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कोलकाता से। बिल्कुल, क्या सवाल है आपका? तो मेरे पास में GMR पावर के 2400 शेयर है। ओके। और मेरे बाइंग प्राइस है उसका एवरेज प्राइस 124 रुपया था। ठीक तो है, क्या करना चाहिए मेरे को? ओके। और कोई भी और जेके टायर है 100 582 के। 582 पे जेके टायर्स के 100 शेयर्स है। और नजरिया क्या रहेगा राजेश जी आपका, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म ही रहता मेरा तो usually। बिल्कुल ठीक है, आपको अभी इस पर सलाह दिलवा देते हैं। हरीश जी हमारे साथ राजेश जी बने हुए हैं, कोलकाता से बात कर रहे हैं और उनके पास 2 शेयर्स है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले GMR पावर की बात करें तो 2400 ये अपनी क्वांटिटी बता रहे हैं और 124 इनका जो प्राइस है वो खरीद प्राइस है। और देखिए आज अगर हम GMR पावर को देखेंगे तो यहाँ पर आज यहाँ पर 104 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। आधे % से ज़्यादा की गिरावट है और इनके जो बाइंग प्राइस है उससे काफ़ी नीचे आ गया है। 125 इनका खरीद प्राइस है, 104 के लेवल पे आज कारोबार कर रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से इस पर राय चाहते हैं। इसके अलावा एक और शेयर है जेके टायर का, उस पर भी इन्हें सलाह चाहिए। जेके टायर के इनके पास 100 की क्वांटिटी में शेयर्स है और 581 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की थी। इस पर भी शॉर्ट टर्म का नज़रिया है। 590 के लेवल पे आज जेके टायर में कारोबार हो रहा है, लेकिन करीब 3.25% की गिरावट यहाँ पर हावी हो रही है। पिछले 6 महीनों का चार्ट देखें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न 6 महीने के ऊपरी स्तर पर जाता हुआ दिखा है। 88% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पर जेके टायर ने बनाकर दिए हैं। क्या सलाह होगी GMR पावर और जेके टायर में? क्या इन्हें बने रहना चाहिए जेके टायर में? आने वाले दिनों में और अच्छे रिटर्न मिलेंगे या फिर शॉर्ट टर्म के लिहाज से चाहते हैं तो निकल जाए यहाँ से? देखिए, पहले अगर GMR पावर के डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 2024 से लेके अभी तक का स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 96 और 95 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से, ऊपर की ओर 134 का रेजिस्टेंस जोन है। तो इसी दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है ऑलमोस्ट 1.5 साल से। तो फिलहाल के लिए इनका जो बाइंग है थोड़ा ऊपरी लेवल पे है बिल्कुल, तो थोड़ा बने रह सकते हैं। इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है। मुझे लग रहा है कि जो रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, नीचे लेवल से रिकवरी बिल्कुल देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। रिसेंटली 96 तक 97 तक चला गया था स्टॉक प्राइस, वहां से अभी 104 तक आ चुका है। तो शॉर्ट टर्म
पे नजर है तो बने रह सकते हैं अभी भी, लेकिन जो भी है 97 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर उसके नीचे फिसलता है तो एक बड़ा सा वीकनेस देखने मिल सकता है। तो फिलहाल बने रहने की राय रहेगी। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि अगर जब भी स्टॉक प्राइस 130 से लेके 135 के आसपास आता है तो वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का रेंज स्पेसिफिक रेंज है, उसी के आसपास रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। मल्टीपल टाइम्स हमने वहाँ पे रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक है जेके टायर में। देखा है तो बिल्कुल जेके टायर लास्ट 3 महीने में एक अच्छा रैली देखने मिल रहा है। अक्टूबर से लेके अभी तक, अक्टूबर में ऑलमोस्ट 400 से लेके स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 600 तक आ चुका है रैली। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे थोड़ा बहुत ओवरबॉट है। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो अगर थोड़ा भी प्रॉफिट आता है तो उसमें से फिलहाल एग्जिट करे। लेकिन अगर स्टॉप लॉस, अगर इनको नजरिया लंबा है तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। 550 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है प्रीवियस हाई का, उसके ऊपर जब तक है ठीक पॉजिटिव सेटअप रहेगा। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म नजर है तो 550 का स्टॉप के साथ बने रह सकते हैं। वेरा शॉर्ट टर्म के नजर है मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग एंटिसिपेट किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक प्राइस जो ओवर स्ट्रेच्ड है फिलहाल। जेके टायर्स में अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप नजरिया बना के रख रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है आपको यहाँ पे फायदा होता हुआ दिख सकता है। जेएमआर में फिलहाल तो एग्जिट की राय आपको दी गई है। आगे बढ़ते हैं और अब अगले हमारे कॉलर को इसमें जोड़ लेते हैं। पंकज जी हैं हमारे साथ। पंकज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और अपना सवाल पूछें। मैडम मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जय श्री राम पहले तो, और एक्सपर्ट जी को भी जय श्री राम। मेरा सवाल है मैम, 2-3 क्वेश्चन है मैम, प्लीज अगर ले लेंगे तो, अगर प्लीज मेहरबानी होगी आपकी। हाँ बताएं। मेरा पहला सवाल है, ओएनजीसी पे 271 के रेट पे ले रखे हैं 1000 शेयर, और एक कैनरा बैंक ले रखे हैं 155 के रेट पे 620 शेयर, और एक और जियो फाइनेंशियल ले रखे हैं 310 के रेट पे 4000 शेयर। ऑलराइट, कैनरा, जियो फाइनेंस, इसके अलावा ओएनजीसी, एक एक करके राय ले लेते हैं। ओएनजीसी पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। सर, इनके पास ओएनजीसी के करीब देखें तो 1000 शेयर हैं। 271 के रेंज पर इन्होंने ये शेयर खरीदे हुए हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन काफी अच्छी कंपनी है सर, क्या राय बन रही है इस पर? पूरा सेटअप अगर देखते हैं तो पहले ऑयल एंड गैस में हम लोग एक्सपेक्ट करें कि तेजी देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो मुझे लग रहा है कि ओएनजीसी का सेटअप भी एक पॉजिटिव सेटअप देखने मिल रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी 3 मंथ्स का जो हाई था रिसेंट 275 का, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि सेटअप पॉजिटिव है, इनको बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 300 के ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं। पॉजिटिव सेटअप नजर आ रहा है, लेकिन बने रहने की राय रहेगी ओएनजीसी में। अगर दूसरा स्टॉक है कैनरा बैंक, कैनरा बैंक में भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस थोड़ा ज्यादा, ओवरऑल पीएसयू सेगमेंट में हम लोग पॉजिटिव है। हावेवर जिस तरीके से हमने शॉर्ट टर्म में रैली देख चुके हैं कैनरा बैंक में, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। इमीडिएट सपोर्ट्स 140 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि 140 के नीचे थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है, जहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 128 से 130 लेवल्स। तो ओवरऑल अगर लंबे टर्म नजरिया है तो बने रह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एंटिसिपेट किया जा सकता है कैनरा बैंक में। दूसरा है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में देखा है तो बीच में हमने लास्ट 1-2 हफ्ते में एक अच्छा गिरावट देखने मिला था। स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 300 से स्टॉक प्राइस टूटते हुए 230 तक चला, 235 तक चला गया था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रिकवरी भी देखने मिल रहा है शार्पली, लेकिन अभी भी मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है जियो फाइनेंस में। जब तक स्टॉक प्राइस जो है 300 के ऊपर, 320 के ऊपर नहीं निकलता है, क्योंकि हमने बार बार देखा है स्टॉक वही के आसपास से आके रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म नजरिया के हिसाब से है तो मुझे लग रहा है कि जियो फाइनेंस बने रह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 300 से 320 के आसपास रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में 300 से 320 के आसपास रेजिस्टेंस जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बने रहने की सलाह। साथ ही अगर कैनरा बैंक की बात करें तो यहाँ पर बने रहने की सलाह दी गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। एंड ओएनजीसी ऑफ कोर्स, इस पर आपको होल्ड की सलाह दी गई है। ये तीनों ही स्टॉक्स पर आपको जो राय है दी गई है। आगे भी कुछ कॉलर्स को हम जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त अगर आदित्य खेमका बाजार में पैसे लगाने के बारे में सोच रहे होते तो क्या वो पैसे लगाते कि वो थोड़ा सा रुक जाते, और अगर लगा रहे होते तो किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लगाते? हमें लगता है कि निवेशकों को अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम करना पड़ेगा।
अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 10 से 15% के बीच में है और अगर आपको लगता है कि ये 10 से 15% का रिटर्न आपको रिलेटिवली कम वोलेटिलिटी के साथ मिल सकता है, तो ये बाजार आपके लिए है। इस बाजार में आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इस बाजार में आप सब कुछ नहीं खरीद सकते क्योंकि अभी भी कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ कंपनियां हैं, कुछ सेक्टर है जो बहुत महंगे चल रहे हैं, जहाँ पे निवेश करने से शायद आपको 10-12% रिटर्न बनाने में भी दिक्कत आए। लेकिन कुछ कंपनियां और कुछ पॉकेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे हमें लगता है कि 10 से 15% का रिटर्न अगर आपका एक्सपेक्टेशन है तो आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। वेलकम बैक। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप, जहां पर हम लगातार आपके सवालों को शो में शामिल कर रहे हैं और हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपके सवालों पर आपको जवाब दे रहे हैं। लेकिन आज एक काउंटर जिससे बाजार पर दबाव बन रहा है वो है आईटी सेक्टर। आईटी शेयरों की वजह से आज निफ्टी में तगड़ा दबाव बना हुआ है। निफ्टी आईटी में करीब 4.5% यानी 1500 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। आखिर आईटी शेयरों में ये भारी गिरावट क्यों है, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम के पास। अभिषेक, बताइए आज आईटी शेयरों पर इतना प्रेशर क्यों है? आईटी शेयरों में दबाव की वजह यही है कि कंपनियों को एआई के चलते डिसरप्शन का जो डर है फिर से सता रहा है। और कल हमने देखा था कि अमेरिका में जो लिस्टेड हमारे स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस और विप्रो, इनके एडीआर में 5% की भारी गिरावट आई थी। तो ये अंदाजा तो लग गया था कि भारतीय आईटी कंपनियों के शेयर आज पिटाई के शिकार होंगे और एग्जैक्टली वही होते हुए हम देख रहे हैं। देखिए, एंथ्रोपिक ने जब अपने चैटबॉट में प्लग इन डाला और ये कहा कि बहुत सारे ऐसे काम जो आउटसोर्सिंग रिलेटेड हैं, जो सर्विसेज रिलेटेड हैं, जिसके लिए मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, अब वो ऑटोमेट हो जाएंगे और उनको एआई आराम से कर देगा। उसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर के शेयर पिटे और भारतीय आईटी कंपनीज की गिरावट इसलिए नहीं छट रही है क्योंकि हमारी भारतीय आईटी कंपनियां कई सालों से या फिर ये कह सकते हैं कि कई दशकों से यही काम वो कर रही हैं। तो ये एक फियर है और उसी फियर के चलते आज हम देख रहे हैं कि फिर से तमाम शेयरों में गिरावट हो रही है। सारे के सारे आईटी शेयर आपको टूटते हुए नजर आएंगे और इंडेक्स लेवल पर 4% से ज्यादा का फॉल है। अब एंथ्रोपिक का एआई क्या क्या कर लेगा? देखिए, ये कोडिंग कर लेगा, कस्टमर सपोर्ट जैसे काम हो जाएंगे, डेटा एनालिटिक्स हो गए, रिपोर्ट बनाने काम हो गया, या फिर सेल्स जैसी चीजें भी इसके जरिए हो जाएंगे। तो फिर सवाल ये होगा कि फिर भारतीय आईटी कंपनियां जो डिपेंडेंट हैं इसी सर्विसेज पर, तो क्या क्लाइंट अब मैन पावर की बजाय क्या वो एआई की तरफ फोकस करेंगे? अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय आईटी कंपनीज की उससे आय प्रभावित होगी। और हम देखते हैं कि जो ज्यादातर रेवेन्यू इंडियन आईटी कंपनीज को या तो यूरोप से आते हैं या बड़ा चंक तो अमेरिका से वैसे आता है। तो ये एक फियर कहीं ना कहीं है। भारतीय आईटी कंपनीज अभी भी एआई रेडी नहीं है। एआई हो गया, क्लाउड हो गया, इन तमाम सर्विसेज पर अगर वो फोकस बढ़ाती हैं और अगर अपने मैन पावर को अगर उस हिसाब से कैलिब्रेट करती हैं तो निश्चित तौर पर इनका कॉस्ट बढ़ती है और कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिन पर असर डालती है। तो ये एक चिंता निश्चित तौर पर है। अगर हम ग्रोथ की बात करें आईटी शेयरों में तो हमने देखा कि 3 साल से ये ग्रोथ बिल्कुल मिसिंग है। एक जमाना था कि डबल डिजिट के ग्रोथ होते थे रेवेन्यू में, अब वो ग्रोथ आ गई है घट के FY25 में सिर्फ 5% पर, जो कि कोविड के टाइम में हमने 11% 17% के भी आसपास के ग्रोथ देखेंगे। एक डिजिटल बूम आया था, लेकिन ग्रोथ का कहीं ना कहीं संकट है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डिमांड जो कम हो रही है तो कंपनीज अपनी हायरिंग भी कम कर रही हैं। जान के आश्चर्य होता है कि FY26 के पहले 9 महीने में हमारी टॉप 5 आईटी कंपनीज ने नेट सिर्फ 17 कर्मचारियों की हायरिंग की है और टीसीएस ने 26,000 कर्मचारियों को निकाला। बाकी कंपनीज ने हायरिंग की है बट संख्या बहुत ही कम रही है। अगर हम शेयरों में अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न तो मिसिंग है। आप देखिए, 1 महीना हो या फिर 1 साल हो, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, हर तरफ आपको चौतरफा गिरावट देखने को मिलेगी। तो एआई का फियर ये छट नहीं रहा है। हालांकि अगर हम 5 साल के एवरेज वैल्यूएशन से अगर देखेंगे तो हमारी टॉप की आईटी कंपनीज थोड़ी सस्ती नजर आएंगी। तो देखते हैं कि आईटी कंपनीज किस तरह से अपने आप को ढालती हैं एआई के बदलते परिवेश में और क्या इनमें वैल्यू बाइंग आती है वैल्यूएशन सस्ते होने के चलते। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी सारी जानकारी आपने दी और आज आईटी शेयरों की जमकर पिटाई हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईटी शेयरों पर तो काफ़ी ज़्यादा दबाव है, उसका पूरा जो इम्पैक्ट हम बाजार पर भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर से एक और सवाल को लेते हैं शो में। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र बाबू। देवेंद्र जी, हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और अपना सवाल पूछिए। अभी तो हम तो गुजरात में रहता है, अभी तेलंगाना में है अभी। जी जी।
सवाल पूछिए देवेंद्र जी। मैंने कैस्ट्रोल लिया मैडम, क्या करने का 187 में लिया है, और दूसरा इन्फोसिस का मेरे पास एवरेज 1000 का लगभग में पड़ा है 30 से 1000। हाँ 1000 का है। और क्या बाइंग प्राइस क्या है इन्फोसिस का आपका? बाइंग प्राइस 1000 का है लगभग। 1000 का बाइंग प्राइस है, तो फिर शेयरों की संख्या कितनी है आपके पास? 30 शेयर है, ठीक है। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिहाज से राय चाहते हैं आप? हाँ सर मैडम, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सलाह किस तरह से? लॉन्ग टर्म का ही है, इन्फोसिस तो लॉन्ग टर्म वाला है, ये कैस्ट्रोल तो शॉर्ट टर्म का ही। ठीक है, अभी जल्दी से आपको उस पर सलाह मिल जाएगी। अभी और एवरेज कर सकते हैं, अभी तो कर रहा हूँ मैं। जी, ठीक है। एक ले रहा हूँ, ऐसा लेने का या नहीं है? बिल्कुल, अभी आपको सलाह मिल जाएगी इस पर। हरीश जी, हमारे साथ देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं कोलकाता, गुजरात से, फिलहाल तेलंगाना में रहते हैं, और इनके पास जो शेयर्स है वो कैस्ट्रोल इंडिया के हैं, 31 की क्वांटिटी में है, और 188 के भाव पर इन्होंने लिया था। आज 186 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। फ्लैट कारोबार हम कैस्ट्रोल में होते हुए देख रहे हैं, लेकिन पिछले 1 महीने की बात करें तो यहाँ पर हल्की फुल्की गिरावट रही। 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो 10% से ज़्यादा टूटा है। इसके अलावा इन्फोसिस के इनके पास जो है 1000 की इनका बाइंग प्राइस है और 30 की क्वांटिटी में शेयर्स है। इन्फोसिस पर भी ये सलाह चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। आज हमने देखा आईटी पैक पर काफ़ी दबाव है, और अभी अभिषेक ने भी पूरी जानकारी दी है। आप दोनों ही इन पर राय दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या करना चाहिए, इन्हें बने रहे या यहाँ से निकल जाए? देखिए, पहले अगर कैस्ट्रोल की बात करते हैं तो इनका जो प्राइसिंग है ऑलमोस्ट करंट प्राइस के लिए आसपास ही है, लेकिन स्टॉक में अगर देखा है तो लंबे समय से कुछ मेजर और परफॉर्मेंस नहीं देखने मिल रहा है। क्लियरली स्टॉक प्राइस है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है। कर इनको मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी ज्यादा कुछ बड़ा यहाँ पे बड़ा अपमूव देखने नहीं मिल सकता है, तो हो सकता है कि इनको जल्दी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके वो थोड़े भी उछाल में निकलने की राय रहेगी, और अच्छे स्टॉक्स में वहाँ पे निवेश करने की राय दिया जाएगा। और दूसरा चीज, ऊपर की ओर रेजिस्टेंस 200 के करीबन है, मुझे लग रहा है कि 200 के आसपास आता है तो वहाँ पे एग्जिट करने के लिए ज्यादा कोशिश किया जा सकता है, और 180 का स्टॉप लॉस मेंटेन बिल्कुल जरूर करना चाहिए शॉर्ट टर्म के नजरिए से। अगर इन्फोसिस की बात करते हैं, बिल्कुल जिस तरीके से अभिषेक जी ने बताया, बिल्कुल यहाँ पे मातम बचा हुआ है। स्पेशली आईटी स्टॉक में ऑलमोस्ट 4.5% का नुकसान देखने मिल रहा है आईटी इंडेक्स में। अगर वही इन्फोसिस की बात करते हैं स्पेशली, बिल्कुल वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 5% का डाउनटेक देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो इन्फोसिस टेक्निकली देखा है तो सपोर्ट जो है 1375 के आसपास है। इनका जो बाइंग है ऑलमोस्ट 1000 के आसपास है, अभी भी प्रॉफिट में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक जिस तरीके से हमने स्टॉक में टूटते हुए नजर आ रहे हैं आईटी इंडेक्स पूरा पैक में, स्पेशली टीसीएस जो कि ऑलमोस्ट 4 साल के लो पे चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा और गिरावट आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। हाउएवर 2-3 दिनों से लगातार गिरावट देखने मिल रही है, उसके चलते एक शॉर्ट टर्म में पुल बैक रैली एंटिसिपेट किया जा सकता है स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स में। तो जो भी उछाल आता है फिलहाल के थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है तो प्रॉफिट बुकिंग कर ले, और उसके बाद थोड़ा स्टेबलाइज होने दे दीजिए मार्केट को, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि वहाँ पे फिर से निवेश करने के लिए सोचा जा सकता है आईटी में। कोई भी पुल बैक आता है तो थोड़ा सा यहाँ पर आप निकल सकते हैं, और कैस्ट्रोल को लेकर भी यही सलाह होगी। एक एसएल आपको मेंटेन करना होगा, और कोई भी उछाल आता है तो वहाँ से आप अपना जो भी प्रॉफिट होता है वो बुक करके निकल सकते हैं। फिलहाल फ्लैट कारोबार कर रहा है। चलिए, इसी के साथ योर स्टॉक्स को यही समाप्त करेंगे। हरीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शुक्रिया सर। चलिए, फर्स्ट सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। चल लौटते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स के सेकंड सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी, साथ ही मेरे साथ है मेरी सहयोगी तृप्ति। तो देखिए, ये स्टॉक्स में हम आपके कई सवाल जो हैं वो शामिल कर लेते हैं, और साथ ही हमारे जो गेस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। तो आज हमारे साथ यूएस स्टॉक्स में जुड़ेंगे राजेश भोसले जी, लेकिन उनका रुख करने से पहले या फिर उनसे मार्केट पर राय लेने से पहले आपको बता देते हैं कि आखिर आपको सवाल कैसे पूछना है। तो देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा 9167329108। इस पर आप फोन करके या एसएमएस करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे कई सोशल मीडिया साइट्स हैं जिस पर हम इस वक्त लाइव है, यहाँ पर भी आप अपना सवाल जो है हमें भेज सकते
सकते हैं और हम आपका सवाल जो है आप हमारे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो चलिए अब यूएस स्टॉक्स की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं बाजार पर। तो देखिए बाजार में किस तरीके का कारोबार हो रहा है ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं निफ्टी पर। तो निफ्टी में देखिए करीब आधे % तक की कमजोरी जो है वहां पर देखने के लिए मिलेगी। 25,906 के लेवल के आसपास निफ्टी जो है वो कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर भी हल्की सी कमजोरी देखने के लिए मिल रही है और ये जो कमजोरी है वो सबसे ज्यादा है आईटी और फार्मा शेयरों से। आईटी और फार्मा शेयरों से दबाव देखने के लिए मिल रहा है। बैंक निफ्टी पर भी आप देखें तो करीब 60,740 के आसपास कारोबार करता हुआ बैंक निफ्टी आपको नजर आएगा। आईटी सेक्टर के मोस्ट ऑफ जो स्टॉक्स हैं वो करीब 4.5 से 6% तक की कमजोरी दिखा रहे हैं। इसमें आप अगर नजर डालें कोफोर्स के ऊपर, इन्फोसिस या प्रेसिडेंट सिस्टम्स के ऊपर, यहां पर भी अच्छी खासी कमजोरी देखने के लिए मिलेगी। इवन एम्फेसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स भी जो हैं वो कमजोर हैं। कल यूएस बाजार में भी देखें जो एडीआर है वहां पर कमजोरी देखने के लिए मिल रही थी इन्फोसिस और अन्य बाकी आईटी शेयरों की। इसके अलावा अगर नजर डालें टॉप लूजर्स और गेनर्स के ऊपर तो देखिए गोदरेज और साथ ही फिनलेक्स इंडस्ट्रीज में आज अच्छी खासी जो तेजी है वो देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा और भी कई ऐसे स्टॉक्स हैं, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस जहां पर करीब 4.5% तक की मजबूती देखने के लिए मिल रही है। और अगर कमजोरी के ऊपर नजर डालें तो यहां पर सबसे पहला स्टॉक केपीआईटी टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सेक्टर का ही है। इवन इसके अलावा भी अन्य स्टॉक्स पर मैं नजर डालूं तो एलटीआई, माइंडट्री, कोफोर्ज और बिरला सॉफ्ट मतलब सभी जो स्टॉक्स हैं वो आईटी सेक्टर्स के देखने के लिए मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। अब आइए जरा बाजार पर राय ले लेते हैं। हमारे जो गेस्ट है राजेश भोसले जी वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, निफ्टी, बैंक निफ्टी किस तरीके का नजरिया आप अपना रहे हैं यहाँ से आगे? जी आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन अ शो। देखिए कल भी हम बात कर रहे थे कि निफ्टी के लिए जो है 26,000 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक वो क्रॉस नहीं करता मार्केट में जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। आज आईटी की वजह से प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने को मिल रहा है, बट अभी भी जो हमारा व्यू है वो कंसोलिडेशन का ही है। अगर आप निफ्टी का वीकली चार्ट देखिए तो लास्ट वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन देखने को मिला था एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है 25,700 के आसपास जो है एक सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे एक बुलिश गैप एंड काफ़ी क्रूशल एवरेजेस प्लेस्ड है। तो अभी फिलहाल के लिए 25,700 26,000 ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है एंड इस रेंज को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिले तो वहाँ पे फोकस रखिए। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको इस बाज़ार में मिलती है तो वहाँ पर आप अपना फोकस रखिए। आगे बढ़ते हैं और चलिए अब अपने पहले कॉलर को शो में शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, हाय, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, गुड आफ्टरनून जी मैडम, मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो हीरो मोटर कॉप 10 शेयर है 5800 के। ओके, एक है पीएफसी और फाइनेंस जी 100 शेयर है 425 425। ओके, और एक राइट्स है रेलवे का 200 शेयर है 230। तीसरा क्या आपने बताया है? राइट्स, ओके, 200 शेयर्स है और किस भाव पे आपने खरीदे? 230 230 पे। और नजरिया क्या है राजेंद्र जी आपका? और पीएफसी का है 425। रख सकता है 2-3 महीने, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 महीने शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं? हाँ, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए इसके फंडामेंटल कैसे हैं, इनकी ग्रोथ कैसी है, ये मेरे रेट आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है, ठीक है राजेंद्र जी। राजेश जी, हमारे साथ राजेंद्र जी बने हुए हैं दिल्ली से और इनके पास 3 शेयर्स है। हीरो मोटोकॉर्प के शेयर्स है, 20 की क्वांटिटी है, 5,800 रुपये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। और देखिए अगर हीरो मोटोकॉर्प का आप देखेंगे 5,724 के लेवल पे आज कारोबार हो रहा है। इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे लेकिन करीब आधे % से ज़्यादा की तेज़ी है। दूसरा जो इनका शेयर है वो है पीएफसी, 100 की क्वांटिटी है, 425 इनका खरीद प्राइस है और आज 411 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। करीब आधे % से ज़्यादा की तेज़ी है। लेकिन बजट के बाद जो खबर आई थी रीस्ट्रक्चरिंग, उसके बाद थोड़ी सी तेज़ी हमें पीएफसी आरईसी दोनों में देखने को मिली थी। इसके अलावा राइट्स का एक शेयर है, 200 की क्वांटिटी है और 230 इनका खरीद प्राइस है। तीनों ही शेयरों पर शॉर्ट टर्म में 3 से 4 महीने का क्या नज़रिया बन रहा है?
आज देखिए इनको 4 से 6 महीने के लिए होल्ड रखना है, तो इनको एक टेक्निकल व्यू दे देता हूँ। पहले दो जो काउंटर्स है हीरो मोटो और पीएफसी, दोनों पे बायस डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट हीरो मोटो अगर आप देखें तो आज के सत्र में एक फ्रेश जो है रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आरएसआई भी अगर देखें तो कई समय के बाद 60 क्रॉस करे, तो आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करें हीरो मोटो में जो है एक ब्रॉड बेस एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। पूरा टू व्हीलर पैक जो है चल गया एंड एक्सपेक्ट करें कि हीरो मोटो में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेड है कि हीरो मोटो जो है 60 to 50 के जो लेवल्स है न्यू टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखें तो 5500 के आसपास स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। 60 to 50 के लक्ष्य रहेंगे और नीचे में 5500 का सपोर्ट रहेगा। दूसरा जो काउंटर इन्होंने पूछा है वो है पीएफसी। जैसे आपने हाईलाइट किया है, बजट के बाद से काफ़ी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। 360 के लेवल से 410 का एक अच्छा खासा वर्टिकल मूव आया है, यहाँ से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक इसमें गोल्डन क्रॉस ओवर देखने को मिला है, जहाँ पे 50 और 250 MA 200 को क्रॉस करता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, तो एक्सपेक्टेड ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। तो होल्ड रखिए। न्यू टर्म में एक्सपेक्ट कीजिए 440 से 450 के लग जो है इमीडिएट टर्म्स में, एंड थोड़ा सा अगर लंबा रुकते हैं तो 500 के भी टारगेट्स पॉसिबल है। इनका जो थर्ड काउंटर है वो है राइट्स। राइट्स पे मैं व्यू देना चाहूँगा कि ये एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। अभी फिलहाल ये अराउंड 210 के आसपास का एक बेस बन रहा है, तो फिलहाल के 210 का स्टॉप लॉस रखिए। हाई साइड में पहला 240 का रेजिस्टेंस रहेगा, जो इसका 200 DMA। कोई भी जो बाउंसर है तो 200 DMA पे स्ट्रगल कर रहा है, तो अभी फिलहाल का 210 का स्टॉप लॉस रखिए। 240 पे एग्जिट कीजिए, एंड अगर 240 भी ब्रेक करता है तो पॉसिबली 270 भी आ सकता है, तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प में बने रहने की सलाह। राइट्स में 210 रुपये का नेक्स्ट जो है वो टारगेट, 210 रुपये का स्टॉप लॉस आपको रखना है। पीएफसी में भी देखिए होल्ड करने की सलाह दी गई है। ओवरऑल तीनों ही स्टॉक्स पर होल्ड करने की सलाह दी गई है। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं। दीपक हमारे साथ यूट्यूब पर उन्होंने सवाल पूछा है। बंधन बैंक पर इनका सवाल है। 154 रुपए की बाइंग है इनकी और करीब 2650 शेयर्स हैं इनके। तो इस पर ये पूछ रहे हैं कि इसको होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए, क्या किया जाए? सर राय दीजिए, बंधन बैंक पर किस तरीके का नजरिया बन रहा है आपका? देखिए बायस डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट इनकी हाल फिलहाल की बाइंग है ऐसे समय पे जब स्टॉक ऑलरेडी एक मूव हो चुका है। अगर आप रिसेंट चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 140 के आसपास ट्रेड करा था जैन में, एंड अभी ये 170 के आसपास ट्रेड करा है, तो अभी भी बायस पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा सा स्टॉक जो है कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है, बट अगर ये होल्ड रखते हैं फॉर लाइक 6 मंथ तो पॉसिबली स्टॉक यहाँ से फर्दर 185-190 के जो लक्ष्य देखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव बायस है। नियर टर्म में थोड़ा सा 1-2 हफ्ते के लिए कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे अराउंड 160 से 165 के जोन में जो है इनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड रखिए। बंधन बैंक आप होल्ड करके रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को जोड़ते हैं। अनुपम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। जी गुड आफ्टरनून। मेरे पास विशाल मेगा मार्ट के शेयर्स हैं, 190 शेयर्स हैं 78 के प्राइस पे, और इसके अलावा आईटीसी होटल्स है 53 शेयर्स हैं 195 के प्राइस पे जी। इनके बारे में मुझे लॉन्ग टर्म नजरिए से जानना था कि विशाल मेगा मार्ट और इनको होल्ड करना चाहिए आईटीसी होटल्स को या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप अनुपम आपको अभी इस पर सलाह मिल जाएगी। हमारे साथ राजेश जी अनुपम जुड़े हुए हैं, इनके पास 2 शेयर्स है। ये बता रहे विशाल मेगा मार्ट 190 शेयर्स है और 78 इनका बाइंग प्राइस है। आईटीसी होटल्स के शेयर है 53 शेयर्स है और 195 इनका बाइंग प्राइस है। इन लेवल्स पर ये पूछना चाहते हैं क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए या सेल करके निकल जाए, और जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का है।
जी, अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखना चाहिए क्योंकि ये अपने एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे आ रहा है। विशाल मेगा मार्ट का अगर आप देखें तो जो 2025 में रैली हुई थी अराउंड 100 के लेवल से ये अराउंड 160 तक एक अपमूव हमें देखने को मिला था। एंड उसी अपमूव का जो गोल्डन रिट्रेसमेंट है उस जोन के आसपास आ रहा है। एंड हमने एक ब्रेकआउट भी देखा था अराउंड 120 के आसपास। तो एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे है, एक बेस बन रहा है। तो अभी यहाँ पे फिलहाल होल्ड करने की सलाह दूंगा। 120 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। एक्सपेक्टेड है यहाँ से रिबाउंड में वापस 145 150 लेवल्स देखने को मिल सकता है। वहाँ पे वापस रीअसेस करना पड़ेगा कि पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है क्या। अगर वो क्रॉस करता है तो पॉसिबली स्टॉक जो है न्यू हाइस की तरफ जा सकता है टुवर्ड्स 200। तो अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे है, होल्ड करना चाहिए। दूसरा जो काउंटर उन्होंने पूछा है वो है आईटीसी होटल्स। आईटीसी होटल्स के बारे में भी बात करें तो जो हाई बनाया था अराउंड 260 का, तो उसके बाद एक शार्प करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट अगर पैरामीटर्स देखें तो एक काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। एंड जो एक अपमूव देखने को मिला था लास्ट ईयर मार्च के दौरान, तो उसी बाइंग जोन के आसपास जो है देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल इसको भी होल्ड रखना चाहिए। थोड़ा सा स्टॉक जो है फर्दर कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। बट अगर आप लंबी अवधि के हिसाब से अगर होल्ड रखिए तो पॉसिबली 240 250 के जो जोन है देखने को मिल सकता है। नीचे में अगर आप देखें तो स्टॉक के लिए 160 170 अच्छा जोन है, वहाँ पे आता है तो इनफैक्ट थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही शेयरों पर होल्ड करने की सलाह है फिलहाल, और लेवल्स भी आपको बताए दिए हैं। आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपके सवालों को फिर से शो में शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद यूएस स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। और अब एक खबर का रुख कर लेते हैं। आरबीआई की तरफ से बैंकों की सेल्स प्रैक्टिस को लेकर देखिए सख्त नियम जारी किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। अनुराग, किस तरीके के नए नियम जो हैं वो जारी किए गए हैं, बताएं। ईटी नाउ स्वदेश की मुहिम रंग लाई है और पिछले एक साल से जो हम मुद्दा उठा रहे थे मिस सेलिंग का, उसका संज्ञान लेते हुए रिजर्व बैंक के द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई है और ये गाइडलाइंस 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। इसके अंतर्गत किसी भी दो प्रोडक्ट को क्लब नहीं किया जा सकता बैंक के द्वारा। यानी अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और आपकी सहमति अलग अलग दोनों प्रोडक्ट के लिए जरूरी होगी। और आप चाहे तो लोन एक बैंक से ले सकते हैं और इंश्योरेंस जो है दूसरी कंपनी से ले सकते हैं। ये आपको स्वतंत्रता दी गई है, नियमों में साफ कहा गया। अगर मिस सेलिंग स्टैब्लिश होती है तो 30 दिन के अंदर आपको पूरा पैसा बैंक को रिफंड करना होगा। आपका फीडबैक भी है 30 दिन के अंदर लेना होगा और आपको प्रोडक्ट पूरा समझ में आया है नहीं ये भी जो है बैंक के द्वारा आपको समझाया जाएगा। तो ये नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। इसका असर जो है कुछ इंश्योरेंस कंपनियों पे भी पड़ेगा क्योंकि अगर हम बात करें लिस्टेड कंपनियां जो है HDFC लाइफ का 65% कारोबार जो है वो आता है बैंकिंग चैनल के जरिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करीब SBI लाइफ का जो कारोबार है 60% वो बैंकिंग चैनल से आता है। ICICI प्रूडेंशियल का भी जो बिजनेस है 30% वो बैंकिंग चैनल से आता है। तो इन कंपनियों पर असर होते हुए दिखेगा, लेकिन ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है जहां पर रिजर्व बैंक के द्वारा साफ कर दिया गया है और नए नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे।
तो नए नियम जो है वो 1 जुलाई 2026 से लागू होते हुए नजर आएंगे और इस मुद्दे को इटिना स्वदेश लगातार उठा रहा था और देखिए उनकी मुहिम हमारी जो मुहिम है वो रंग भी लाई है। राजेश भोसले जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बैंक निफ्टी पर अगर नजर डालें तो हालांकि यहाँ पर तो थोड़ी कमजोरी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन मैं जरा अदर बैंक्स की यहाँ पर बात करना चाहूंगी। यस बैंक, पीएनबी, फेडरल बैंक, ये तो हालांकि देखिए कमजोर हैं, लेकिन कोटक, एक्सिस, एसबीआई के तो बारे में हमें पता ही है कि 2-3 दिन से ये लगातार अच्छी तेजी दिखा रहा है। कौन सा ऐसा काउंटर है बैंकिंग सेक्टर में जो आपको पसंद आ रहा है? जी देखिए, बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट जैसे आपने हाईलाइट किया कुछ प्राइवेट बैंक्स जो है वो काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ बता रहे। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को अगर आप देखें तो लास्ट कुछ दिनों से रेंज में ट्रेड कर रहा था, बट आज काफ़ी एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पॉसिबली आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से एक नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव जो है लीड कर सकता है। पॉसिबली यहाँ से 1470 1480 के जो लेवल्स है वो देखने को मिल सकता है। सिमिलरली इंडसइंड बैंक को भी अगर आप देखें तो कई समय से अपने 20 EMA के आसपास बेस बना के आज जो इंट्राडे रेंज है वो ब्रेक कर रहा है। पॉसिबली इसमें भी एक अपमूव आ सकता है टुवर्ड्स 1000 लेवल्स। एंड सिमिलरली अगर आप कोटक बैंक भी देखें तो लास्ट 3 सेशन से एक रेंज में है, बट आज हमने इंट्राडे लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स 435 टू 440 लेवल्स। तो बैंक निफ्टी अभी फिलहाल रेंज बाउंड है। कुछ दिग्गज जो है जैसे HDFC या कुछ छोटे मोटे जो स्टॉक्स हैं उनमें मोमेंटम नहीं है, बट जो हमने स्टॉक्स जैसे बताया आईसीआईसीआई, इंडसइंड, कोटक बैंक, तो इनमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो इनमें एक व्यू पॉजिटिव बना के चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ठीक है, यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर को लेकर राजेश जी का ये नज़रिया। और चलिए इसी के साथ योर स्टॉक्स को यहीं समाप्त करेंगे। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। नमस्कार। ठीक है, मुझे और भावना को भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। बने रहिए। नमस्कार।